दोस्तों ये वीडियो क्लिप है साल 2019 की, जिससे ऑलमोस्ट हर कोई वाकिफ है। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिस पर सिर्फ इंडिया की ही नजरें नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी चंद्रयान 2 मिशन पर नजरें गड़ाई हुई थी। और जब पूरी दुनिया आपको देख रही हो तो सोच लो फिर ये मिशन इसरो और इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी खुद 7 सितंबर 2019 को इसरो के हेड ऑफिस में मौजूद थे, जब चंद्रयान 2 मून की सतह पर बस लैंड करने ही वाला था। अब इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया अटेंशन एंड रिकॉग्निशन मिल गया, देश का प्रधानमंत्री खुद आपके ऑफिस में आ गया। तो ऐसी क्या बात थी इस चंद्रयान 2 मिशन में कि इसे इतना अटेंशन दिया जा रहा था। यूं तो बतेरे लॉन्चेस होते हैं आजकल आए दिन स्पेस में, कभी ये तो कभी वो, पर चंद्रयान 2 मिशन अलग था, बतेरों में से नहीं था। चंद्रयान 2 मून के सदर्न मोस्ट पॉइंट लूनर साउथ पोल पे लैंड करने वाला था, मून का साउथ एरिया। ये एक ऐसी जगह है जिसे आज तक किसी भी देश, किसी भी इंसान, किसी भी रॉकेट, किसी भी रोवर या किसी भी रोबोट ने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये वो एरिया है जिस पर आज तक 13.8 बिलियन साल से, जब से ये पूरा कॉस्मोस या यूनिवर्स बना है ना, तब से लेकर आज तक सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ी है। अब जिस जगह सूरज की रोशनी ही ना पड़ी हो, वो एरिया तो बाय डिफॉल्ट ठंडा रहेगा ही। और ठंडी जगहों में चीजें क्या हो जाती है, जम जाती है, राइट। फिर जमकर उनका क्या होता है, वो काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह पाती है, करेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से मून का ये साउथ पोल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के इंटरेस्ट का भयंकर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जो भी देश इस एरिया पे सबसे पहले सक्सेसफुली लैंड करके अपने रोवर्स एंड रोबोट्स को डिप्लॉय करके सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा, दैट कंट्री विल सर्टेनली बी ऑन द मोमेंटो ऑफ इंटरनेशनल प्रेस्टीज, शोकेसिंग द कैपेबिलिटीज, टैलेंट, स्किल्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड लीडरशिप ऑफ इंडिया। ये इंडिया को जियोपॉलिटिकल लेवल पर वापस अपनी छाती चौड़ी करने का मौका देगा। और इसरो, जिसने पहले भी मार्स पर सक्सेसफुली एक ही अटेम्प्ट में रोवर भेजने वाली स्पेस एजेंसी होने का खिताब अपने नाम कर रखा है, वापस से दूसरे खिताब का भी हकदार हो जाएगा अगर उसका ये चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो। क्योंकि चंद्रयान 2 मून के एक ऐसे एरिया पे लैंड करेगा जहां आज से पहले कोई भी नहीं गया है। बट अनफॉर्चुनेटली लॉन्च से लेके फाइनल लैंडिंग अप्रोच तक सब सही मक्खन स्मूथ चल रहा था, और एकदम लास्ट के फाइनल मोमेंट्स में आके सिर्फ मून से 2.1 किलोमीटर पहले स्पेसक्राफ्ट अपने सेट कोर्स से डाइवर्ट होने लग गया। बैंगलोर में मौजूद मिशन कंट्रोल से, जहां नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, वहां से हाथों हाथ उसे वापस अपने कोर्स पे लाने की तमाम कोशिशें की गई, बट अफसोस हम उसे नहीं बचा सके। सबसे पहले तो अपने सेट कोर्स से डाइवर्ट हुआ, जिसे सुधारने की भी कोशिश की गई, पर वो भी नहीं हुआ, और एंड में जाके उसका भाई कम्युनिकेशन भी इसरो से टूट गया। ब्लैंक, कंप्लीट ब्लैंक, नो रिस्पॉन्स। मिशन कंट्रोल में बैठे साइंटिस्ट ने लगातार काफी कोशिशें की चंद्रयान 2 से वापस कांटेक्ट बिठाने की, उसे सही करने की, बट सफलता उनके हाथ ही नहीं लगी। इतना इंपॉर्टेंट मिशन, शुरू से लेके एंड तक सब कुछ एकदम सेट सेक्सी जा रहा था। लॉन्च से लेके फाइनल अप्रोच तक एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट। नरेंद्र मोदी खुद मिशन कंट्रोल आए थे, और फाइनल अप्रोच पे लैंडिंग से जस्ट 2 किलोमीटर पहले अगर ये सब हो जाए तो हालत तो फिर ऐसी ही होगी ना भाई, सिंपैथी। देखो, गम मनाना अच्छी बात है, फेल हुए हो तो रोना तो आएगा ही, दबा के रिमोर्स करो, बट एक बात ध्यान रखना, गिर कर खड़े होने वाले को और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और इसी बाजीगरी के चलते दोस्तों स्वागत है आपका चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 2 के फेलियर के 4 साल बाद इसरो एक बार फिर से शेरों की तरह वापस खड़ा हो चुका है चंद्रयान 3 के साथ, जिसका लॉन्च 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हो चुका है। और ये मून के सदर्न रीजन लूनर साउथ पोल पे सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में पहुंचने की संभावना रखता है। आइए अब जानते हैं क्या फर्क है 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान 2 में, जो कि गिरकर फेल हो गया था, और 2023 में लॉन्च हुए इस चंद्रयान 3 में। जैसा कि हमने जाना, दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को मून के साउथ पोल में उतरकर उसे एक्सप्लोर करना था, बट दोनों स्पेसक्राफ्ट में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ 2 ही है। पहला ये कि चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जबकि चंद्रयान 3 के सिर्फ 2 ही हिस्से हैं। ऑर्बिटर को हटा दिया गया है और सिर्फ लैंडर और रोवर को रखा गया है। ऑर्बिटर को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर गया था वो अपनी जगह सक्सेसफुली पहुंच चुका है और आज भी मून को ऑर्बिट करके उसका डेटा इसरो को भेज रहा है। क्रैश तो लैंडर हो गया था जिसके अंदर रोवर भी था, इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर जाएगा, जो मून की सरफेस पे लैंड करके रोवर को डिप्लॉय करेगा, और वो रोवर मून के साउथ रीजन को एक्सप्लोर करेगा। दूसरा डिफरेंस है शेप, आकार नहीं, शेप, SHAPE, जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, यानी आसान भाषा में अर्थ पे जो सूरज की लाइट पड़ती है और पड़कर इधर उधर रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट हो जाती है, उस लाइट की स्पेक्ट्रल और पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके साइंटिस्ट को एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, उसके सरफेस के फीचर्स और पोटेंशियल लाइफ साइंस के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो चंद्रयान 3 पे लगा ये शेप सेंसर अर्थ की लाइट को इसीलिए स्टडी करेगा ताकि साइंटिस्ट समझ सके कि एक हैबिटेबल प्लैनेट जैसे कि
अर्थ का कैसा स्पेक्ट्रम दिखता है एक दूसरे प्लैनेट से, ताकि वो दूसरे एक्सो प्लैनेट्स को कंपेयर कर सके और देख सके कि क्या उन प्लैनेट्स की भी प्रॉपर्टीज एक हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ की तरह दिखती है क्या। अमेजिंग राइट, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। आइए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मून का साउथ पोल जहां टेम्परेचर्स -230 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, वो एरिया साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इतना इंटरेस्ट क्यों करता है। अब जैसा कि हमने पहले जाना कि ठंडी जगहों पे चीजें फ्रीज हो जाती है और फ्रीज होके काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहती है, जैसे कि वाटर आइस, जो कि अगर मिल गया तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन करने वाली पूरी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर हमें पानी पीना है, पेड़ उगाना है, ऑक्सीजन बनानी है, रॉकेट्स का फ्यूल बनाना है, एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाना है, उस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लानी है, इन सभी चीजों के लिए और हम खुद इंसानों के लिए भी पानी कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। बट बताने की जरूरत जो है वो ये है कि सिर्फ पानी ही एक रीजन नहीं है लूनर साउथ पोल पे जाने का। गोइंग फॉरवर्ड हमें ये भी पता लगा है कि जिस जगह टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस रहते हैं वो क्यों रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आती। अब जब सूरज की रोशनी नहीं आती तो क्या होगा, बोलो, अंधेरा होगा, अंधेरा होगा। करेक्ट, वेरी गुड। और फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे टाइम तक अंधेरा रहेगा, राइट। अपने जैसे नहीं 10 घंटे रात हुई और वापस से फिर दिन हो गया। अब अंधेरे के साथ साथ आप कंबाइन कर दो ये कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो अगर आपको स्पेस में देखना है तो आपका विजन या डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लॉक करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, करेक्ट। अब मून पे कोई रहता भी नहीं है तो रात को वहां लाइटें भी नहीं जलती, जिसके कारण रात के अंधेरे में लाइट पोल्यूशन हो और हमारा स्पेस को देखने का विजन वापस खराब हो जाए, राइट। वेरी गुड। अब एक ऐसी जगह जहां एकदम घुप अंधेरा रहता है, कोई रोशनी नहीं आती, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं आती, जहां कोई नहीं रहता है, जहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ऊपर देखो तो सब एकदम सपट खुला खुला है, ऐसी जगह पे अगर डीप स्पेस में देखने वाली बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज लगा दी जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा। ब्रेक थ्रू भाई, ब्रेक थ्रू। मतलब सोचो, अनऑब्स्ट्रक्टिवली डीप स्पेस में देखने में हमें क्या क्या चीजें पता चलेगी। बहुत कुछ है इस 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स के भी परे जो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारी और हमारी बनाई हुई मशीन्स की भी कुछ मैक्सिमम कैपेबिलिटीज हैं जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, ना ही वो जा सकती हैं। बट अभी तक जैसा कि हमने स्पेस को जाना है कि इट इज वेरी एक्सपैंडिंग, एवर ग्रोइंग, नेवर स्पॉटिंग, तो ये तो नहीं हो सकता कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स ही पुराना हो। बट 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स तो बहुत होते हैं भाई, सोच के देखो, 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स। बट व्हाट आई मीन टू से कि अगर स्पेस इतना चौड़ा हो सकता है कि उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन हमसे 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है एब्सोल्यूट रियलिटी में कि ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स से भी पुराना हो। 13.8 बिलियन तो हम सिर्फ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही हम अभी पहुंचे हैं। क्या पता मून पे ऑब्जर्वेटरीज लगाने के बाद हमें हमारे यूनिवर्स के वो राज पता चले जो आज से पहले हमारी सोच और हमारी बनाई हुई मशीन्स के कैपेबिलिटीज के परे थे। Who knows? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट, हेड्स और टेल्स। अभी तक हमें शायद इस यूनिवर्स के हेड्स के बारे में पता है, इतना काला मैटर है, इतनी कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता बिकॉज लिमिटेशंस है हमारी बनाई हुई मशीन्स की। जैसे कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है, इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि इसकी जो लिमिटेशंस है वो उसके परे जा सके, करेक्ट। और दोस्तों यही दो बड़े मेजर कारण है कि मून का साउथ पोल एक्सप्लोरेशन पूरी दुनिया के लिए स्पेस को समझने और उसे और बेहतर तरीके से फर्दर एक्सप्लोर करने में एक बहुत बड़ा जायंट लीप होगा। जो भी कंट्री ये लीप मारेगी और सबसे पहले साउथ पोल पे लैंड करेगी विल श्योरली राइज अबव इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता हमारी गवर्नमेंट एंड इसरो की कैपेबिलिटीज, स्किल्स एंड लीडरशिप को शोकेस करने में। और मैं ये पूरी आस रखता हूँ कि ये आज लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अर्ली सितंबर में मून के साउथ पोल पे लैंड होके इंडिया के झंडे गाड़ दे। और अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो या इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, bye bye and keep exploring.